मैं इन आरएसएस वालों से पूछना चाहूंगा कि क्या इन्होंने अपने ये पहले नागपुर के जो इनका हेडक्वार्टर है आरएसएस का, ये वहां पे झंडा क्यों नहीं चढ़ाते? ये वहां पे क्यों सिर्फ अपना भगवा झंडा सामने रखते हैं? 1947 से लेके आज तक इस रियासत के हर सूबे में, हर जिला में, हर तहसील में, हर ब्लॉक में, हर गांव में ये झंडा लहराया जाता है। लेकिन आज इस पे सियासत क्यों? जब हम इलाकों में जाते हैं, लोगों की रसाई जो है इंतज़ामिया तक बहुत कम है। अक्सर हम देखते हैं कि एक शख्स जो पहाड़ से उतरकर एक अफसर के पास जाता है तो मालूम पड़ता है कि वो मीटिंग में है। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ रहा है, महंगाई अरूज पे है, आपका जीडीपी की जो हालत है वो आपके सामने है। इकोनॉमी की इनको फिक्र नहीं है, डेवलपमेंट की इनको फिक्र नहीं है। कौन सी डेवलपमेंट है? कुछ नहीं हो रहा। नाजरीन, आप देख रहे हैं एएनएन न्यूज़ और मैं हूं मीर मुदस्सिर। आज हमारे साथ हमारे मेहमान हैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और ज़िला रामबंद के सदर हाजी सजाद शाहीन। इनसे हम जानेंगे कि जो जम्मू कश्मीर की इस वक्त सिचुएशन है, आम लोगों के हवाले से जो परेशानियां लोगों को इस वक्त झेलनी पड़ रही हैं, उस हवाले से हम बातचीत करेंगे। लेकिन पहले इन्हें सलाम अर्ज़ करेंगे और वेलकम करेंगे हम जो एएनएन न्यूज़ है उसके इस खास प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सिर साहब। सर, देखा जाए तो अब 4 साल मुकम्मल हो गए। जैसे जुलाई 2018 में हमारी जम्मू कश्मीर की असम्बली डिज़ोल्व होती है, 4 साल का अरसा मुकम्मल हो गया। सरकार का जो कहा था या जो उनका कहना था कि जम्मू कश्मीर में हालात भी बेहतर होंगे और जो आवाम की परेशानियां हैं उनको भी दूर किया जाएगा। इस हवाले से आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? बहसियत लीडर आप हैं। जहाँ तक आपके सवाल में जमहूरी अमल के ठहराव की तरफ जो इशारा है, मैं ये समझता हूँ कि ये जमहूरी अमल का शुरू होना बहुत ज़रूरी है और हम ये उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जमहूरी अमल शुरू हो और यहाँ ये जो ब्यूरोक्रेटिक एक सेटअप है इससे लोगों को निजात मिले। ये जो एनार्की जो इन्होंने बना के रख दी है उससे लोगों को निजात मिले और लोगों के अपने चुनी हुई सरकार हो, अपने चुने हुए नुमाइंदे हों। हम उम्मीद करते हैं कि वो सिलसिला शुरू होगा। और दूसरा, आपकी बात में एक और बात थी कि हालात के हवाले से कि हालात ठीक होने की बात की जा रही है। मैं तो ये समझता हूँ कि आप चूँकि मीडिया से वाबस्ता हैं, आपको इस बात की ज़्यादा खबर है, इल्म है कि ज़मीनी सतह पे हालात अच्छे नहीं हैं। और जिस तरह से हम देख रहे हैं हर दिन कहीं ना कहीं कोई तसादुम हो रहा है। और अब तो उन जगहों पे भी जो एक वक्त में ग्रीन जोन हुआ करते थे, मिलिटेंसी फ्री हुआ करते थे, अब तो वहां पे भी इस तरह की खबरें सुनने को आ रही हैं। जैसे हाल ही में आपने गोलिंद का वाक़ा सुना। तो हालात ज़मीनी सतह पे अच्छे नहीं हैं, बल्कि एक परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है कि हालात अच्छे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन और इस वक्त की हुकूमत एक फर्जी एक पिक्चर बना रही है, एक क्रिएट कर रही है, जिससे ये तासुर देने की कोशिश है जी कि यहाँ पे सब ठीक है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि 5 अगस्त 2019 के बाद इन्होंने तामीर और तरक्की की बहुत बड़े बड़े दावे किए थे, इंडस्ट्रीज लगाने के बड़े बड़े दावे किए थे, रोजगार देने के दावे किए थे। आज देखिए 2019 के बाद के जो ये कई 2-3 साल हैं, उसके बाद देखिए आप कहाँ है रोजगार, कहाँ है वो इंडस्ट्रीज, कहाँ है वो इंडस्ट्रियल समिट जिनके इन्होंने बुलंदबाग दावे किए थे।
जब हम इलाकों में जाते हैं लोगों की रसाई जो है इंतज़ामिया तक बहुत कम है। अक्सर हम देखते हैं कि एक शख्स जो पहाड़ से उतरकर एक अफसर के पास जाता है तो मालूम पड़ता है कि वो मीटिंग में है। देखें, बड़ा अनफॉर्चुनेट है ये बात, ये हमने भी ऑब्जर्व किया है कि अवाम को रसाई हासिल नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, इस वक्त की इंतज़ामिया के साथ। उसकी वजह यह है कि एक तो अकाउंटेबिलिटी नहीं है, चंद ब्यूरोक्रेट बैठ के इस पूरी रियासत को चला रहे हैं जो कि उनके बस का नहीं है। अनारकी का माहौल है, आम आदमी की किसी को परवाह ही नहीं है, ज़मीनी सतह पे लोगों के हालात के साथ इनकी कोई, ये अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करते, इनको उसकी खबर नहीं। हाँ, एक बात आपने बड़ी अच्छी कही है जिसे मैं भी एंडोर्स करता हूं कि सिर्फ मीटिंग्स हो रही हैं, और मीटिंग्स भी कौन सी हो रही हैं, कोई प्रोडक्टिव मीटिंग्स नहीं है, अनप्रोडक्टिव मीटिंग्स है। Actually this government wants to look busy but they are simply doing nothing. ये लोग जसपाल भट्टी वाले उस सिलसिले को उसको अपना के एक मीटिंग के बाद दूसरी मीटिंग की डेट फिक्स, लेकिन इंटरनली ग्राउंड पे प्रैक्टिकली कुछ नहीं हो रहा। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ रहा है, महंगाई अरूज पे है, आपका जीडीपी की जो हालत है वो आपके सामने है। इकोनॉमी की इनको फिक्र नहीं है, डेवलपमेंट की इनको फिक्र नहीं है। कौन सी डेवलपमेंट है, कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ नोटंकी हो रही है। और नोटंकी की हद ये है कि कभी एक दिवस हो रहा है, कभी दूसरा दिवस हो रहा है, नोटंकी हो रही है। अब तो स्कूलों में भी नोटंकियां शुरू हो गई हैं। एक सवाल मन में है, दो बातें इसमें हैं। सरकार ने जब पार्लियामेंट में 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के लिए बड़ा फैसला लिया, ये पता चलता है कि 370 जो है इसको इसलिए हटाया गया, यहाँ बहुत ज़्यादा करप्शन हो रही थी इसकी आड़ में, और निशाने यहाँ पर थी रीजनल पार्टीज़, चाहे फिर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, चाहे फिर वो पीडीपी है। इन्होंने गैर आईनी, गैर जमहूरी तौर पे और गैर कानूनी तौर पे उसको 5 अगस्त दिन दहाड़े पूरे कश्मीर की दीनी और सियासी क़यादत को जेलों के अंदर डाल के, घरों में कैद करके दिन दहाड़े हमारे उसको छीन लिया, और ये दावा किया कि यहाँ की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट, यहाँ की बेरोजगारी में सबसे बड़ी रुकावट, यहाँ की इंडस्ट्रीज में सबसे बड़ी रुकावट अगर कोई है तो वो 370 है। आज मैं इनसे सवाल पूछता हूं कि आपने 370 तोड़ने के बाद क्या यहाँ पे बड़े ऐसे काम किए जिसको आप फख्र से कह सको? कुछ भी नहीं, तमाशे और झूठे प्रोपेगेंडे के सिवा कुछ भी नहीं। हम तो ये कहते हैं कि इनके दावे जो हैं वो झूठे साबित हुए। इस हुकूमत की सबसे बड़ी उपलब्धि अगर कोई है तो यही है कि ये करप्शन जो है इन्होंने फ्लॉरिश हुई इनके दौरे हुकूमत में। और आपके सवाल में ही आपका जवाब है कि जो पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो अभी सिलेक्शन कैंसिल हुआ, वो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल पैदा करती है। उसको एक्सपोज करने वाले कैंडिडेट थे, उम्मीदवार थे, उन्होंने एक्सपोज किया, वरना इन्होंने तो अपनी आंखें बंद करके रख दी हुई थी। करोड़ों रुपए का स्कैम है। इनके दावे खोखले हैं, इनके दावे झूठे हैं। इन्होंने आज तक जो भी कहा वो सब झूठ साबित हुआ। इनकी करनी और कथनी में बहुत फर्क है। सरकार ने कहा कि पहले जो है हदबंदी होगी जम्मू कश्मीर के अंदर, डिलिमिटेशन प्रोसेस वो चलाया गया, उसको मुकम्मल भी कर लिया गया सरकार की जानिब से, और कहा कि जो ही ये मुकम्मल होगा उसके बाद यहाँ इंतखाबात कराए जाएंगे। डिलिमिटेशन के हवाले से क्या कुछ किया गया? डिलिमिटेशन कमीशन अगर फ्री एंड फेयर हदबंदी करता, लोगों की तकलीफों को, लोगों की परेशानियों को एक
कम करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के साथ इसको कॉन्स्टिट्यूंसीज को क्रिएट करते या बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसीज को बाइफरकेट करके उनमें 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाते, या जोग्राफिकल या हिली टेरेन या रोड कनेक्टिविटी या कोई भी मतलब कन्वीनियंस एक दूसरे की एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स और पब्लिक और कॉन्स्टिट्यूंसीज के उसका कोई वो करने के लिए अगर वो उस बेस्ड होता तो चलो हम उसको अप्रिशिएट करते। लेकिन बदकिस्मती और हैरानी की बात यह है कि ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज एक मजाक थी और सिर्फ एक मखसूस सियासी जमात को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये सारा प्रोसेस किया गया। ज़िला रामबन को ही लेके देखिए, गूल इलाका जो एक तारीखी कॉन्स्टिट्यूंसी हुआ करती थी और मुस्लिम मेजॉरिटी वाली कॉन्स्टिट्यूंसी थी, उसको डिमोलिश कर दिया और वहां से कॉन्स्टिट्यूंसी खत्म करके एक कटरा के अंदर 50-55 हजार पॉपुलेशन पे एक नई कॉन्स्टिट्यूंसी दी और गूल को 2-3 हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्से को मोहर के साथ लगा दिया और एक हिस्से को बनिहाल के साथ लगा दिया, एक हिस्से को रामबन के साथ भी लगा दिया था। जबकि हकीकत यह है कि बनिहाल और गूल का कोई आपस का कोई रोड कनेक्टिविटी नहीं। बनिहाल के किसी भी फर्द को अगर गूल पहुंचना है तो उसको वाया रामबन वाया रामबन संगलदान फिर गूल पहुंचना है, जबकि डायरेक्ट कोई आमदोरफ्त नहीं है। इन्होंने पोगल परिस्तान के पूरे उगड़हाल तहसील को 5 पंचायतों को छोड़ के रामबन के साथ जोड़ दिया। रामबन को इधर का कोई कनेक्शन नहीं, लेकिन चूंकि ये इनको सूट करता था, एक पर्टिकुलर पार्टी को सूट करता था, इन्होंने बगैर इसके मेरिट्स को देखे, बगैर इसकी ज्योग्राफिकल कनेक्टिविटी को देख के, इसके टेरेन को देख के, पॉपुलेशन को देख के, इन्होंने इस तरह से इसकी हदबंदी की जिससे लोगों को तकलीफ हो गई, लोग मुंतशिर हो गए, लोग मुसीबत में पड़ गए। लेकिन एक सियासी जमात को ये फायदा दिलवाने के लिए ये लोगों को मुसीबत में इन्होंने डाल दिया। हर घर तिरंगा, क्या है ये मिशन, क्या कहेंगे आप? तिरंगा जो है ये क्यों ऐसा इसके ऊपर सियासत हो रही है और क्यों एक परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है कि जैसे रियासत जम्मू कश्मीर में तिरंगा पहली दफा इंट्रोड्यूस हो रहा है। क्या हर 15 अगस्त को तिरंगा यहां लहराया नहीं जाता? क्या यहां 26 जनवरी को तिरंगा नहीं लहराया जाता? ये तिरंगा हमारे लिए क्या नई चीज है? 1947 से लेके आज तक इस रियासत के हर सूबे में, हर जिला में, हर तहसील में, हर ब्लॉक में, हर गांव में ये झंडा लहराया जाता है। लेकिन आज इस पे सियासत क्यों? ये मुल्क का झंडा जो है इसका अपना एक तकद्दुस है, लेकिन बीजेपी इसको अपने लिए एक सियासी डिविडेंड बनाने के लिए क्यों इतनी कोशिश है? आप साबित क्या करना चाहते हो? मैं इन आरएसएस वालों से पूछना चाहूंगा कि क्या इन्होंने अपने ये पहले नागपुर के जो इनका हेडक्वार्टर है आरएसएस का, ये वहां पे झंडा क्यों नहीं चढ़ाते? ये वहां पे क्यों सिर्फ अपना भगवा झंडा सामने रखते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ नॉन इश्यूज को इश्यू बना के यहां इस मुल्क में रहने वाले अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। आखिरी सवाल पूछेंगे आपसे, क्या कहना चाहेंगे आप कि इंतखाबात नहीं हो पा रहे हैं, आम लोग परेशान हैं, लोग चाहते हैं कि यहाँ अवामी नुमाइंदा हो उनका? देखें, हम तो इस बात के ख्वाह हैं कि यहाँ पे जमहूरी अमल जल्द से जल्द शुरू हो, और जिसका इशारा बल्कि ऐलान किया था इस मुल्क के वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी जी ने कि उन्होंने लाल किले से ऐलान किया था कि हम
जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द इलेक्शन कराएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि वो अपने इस दी हुई कमिटमेंट पे, अपने ऐलान पे खरा उतरें और यहाँ जल्द से जल्द जमहूरी अमल को बहाल करें, इलेक्शन कराएं, ताकि लोग अपने नुमाइंदे चुन के अपने जो मामलात हैं उनको हल कर सकें और लोगों का एक एक्सेस पैदा हो, लोगों की रसाई हो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, अपने नुमाइंदों के साथ, और सिस्टम के अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एक अकाउंटेबिलिटी पैदा हो ताकि लोगों को रिलीफ मिले। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त जो आपने ANN को दिया। हमें उम्मीद करेंगे कि जो लोग चाहते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर यहाँ इंतखाबात हों ताकि लोगों की जो परेशानियाँ हैं कई मामलात को लेकर वो हल हों। नए प्रोग्राम के साथ मैं मीर मुदस्सिर आपके साथ दोबारा नए मेहमान के साथ रूबरू हूँगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।